अपने पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और उनके पैसों पर ऐश करने लगा। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, खूबसूरत लड़कियां और अलग अलग तरह के नशे। लक्ष्मी नारायण ने कभी वाह शादी भी लक्ष्मी नहीं नारायण। की, लेकिन उसे अपने गांव में रहने वाली एक वैश्या से बहुत गहरा लगाव था। लक्ष्मी नारायण पद्मा नाम की इस वैश्या के पीछे पूरी तरह पागल था, ओह। इतना ज्यादा कि एक बार इसी जुनून में उसने एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। Here we go. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिएक्टिंग। मेरा नाम है तंजील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिएक्टिंग। So guys, आज बड़ी ही एक थ्रिलिंग सी स्टोरी है, रीबर्थ स्टोरी है, जिसके अंदर मतलब कि कोई लड़की या लड़का पहले एक मतलब डेथ होगी या मार दिया गया होगा या कुछ भी इस तरह का मतलब किया होगा। तो आज उसकी रीबर्थ स्टोरी पे रिएक्शन करेंगे। चलते हैं देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स चेक इट आउट। साल 1944, नईकोट, उत्तर प्रदेश। शाम का समय था। एक 23 साल का आदमी अपने हाथ में शराब की बोतल लिए पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से घर के बाहर खड़ा था। यह घर एक वैश्या का था जो कई सालों पहले इस पेशे को छोड़ चुकी थी। नशे की हालत में वो आदमी उस घर को घूरे जा रहा था और उसके होठों पर बस एक ही नाम था, पद्मा। ये नाम उसके शरीर में एक बेचैनी जगा देता था पद्मावती। और सारी पुरानी यादें उसके मन में लौट आती थी। जैसे ही वो आदमी उस घर में घुसने के लिए आगे बढ़ा, अंदर से एक औरत बाहर आई जिसकी उम्र अब ढलने लगी थी। उस औरत के चेहरे पर डर था। उसने वही उस आदमी का रास्ता रोक लिया और उसके हाथ से शराब की बोतल छीन कर तोड़ दी। वो आदमी बिना अपनी आंखें झपकाए उस औरत को देख रहा था और तभी उस औरत के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिन्हें सुनकर उस आदमी की दुनिया पलट गई। मैं आपकी माँ की तरह हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आपने अपने पिछले जन्म में सब कुछ खो दिया था और अब आप फिर से सब कुछ खो देना चाहते हैं। पिछला जन्म, आखिर कौन था ये आदमी और वो औरत, क्या वही पद्मा थी? चलो लेट्स फाइंड आउट कि वो लड़की कौन 7 थी। फरवरी 1921 को उत्तर प्रदेश के बरेली में बिशेन चंद कपूर का जन्म हुआ। जहां 10 महीने में बच्चे मुश्किल से थोड़े बहुत शब्द बोलना सीख पाते हैं, बिशेन ने पीलीभीत बोलना शुरू कर दिया। आखिर इतना छोटा बच्चा इतना भारी शब्द कैसे बोल पा रहा था? किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। ये जब रियल स्टोरी बिशेन है। 4 साल का हुआ तो वो अपने पिता के साथ एक शादी में गया। वहां से लौटते समय उनकी ट्रेन पीलीभीत नाम के एक स्टेशन पर रुकी। पीलीभीत। स्टेशन के नाम का अनाउंसमेंट सुनते ही बिशेन ट्रेन से उतरने की जिद करने लगा। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो रोते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ पर रहता था। उसके पिता हक्के बक्के रह गए। क्या ये सच में पिछले जन्म की यादें थी या केवल एक भ्रम? ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन अखबार में एक आर्टिकल छपा। ये आर्टिकल केकाई नंदन सहाय नाम के एक वकील का था। इसमें उन्होंने अपने बेटे के पिछले जन्म की यादों के बारे में बताया और ऐसे केसेस को सामने लाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसके बाद उन्हें बिशेन की कहानी के बारे में पता चला। कुछ दिनों बाद वकील सहाय बिशेन के घर उसे मिलने पहुंचे। सहाय ने बिशेन से कई सारे सवाल पूछे और उसकी मेमोरीज को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। बिशेन चंद ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लक्ष्मी नारायण था और वो पीलीभीत में रहता था। बिशेन ने अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ी कई जगहों और लोगों को भी पहचाना और फिर इन सारी बातों को कंफर्म करने के लिए बिशेन चंद सहाय के साथ पीलीभीत पहुंचा। वो अपने पिछले जन्म की माँ यानी कि लक्ष्मी नारायण की माँ से मिला। लक्ष्मी की माँ ने बिशेन से कई ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब लक्ष्मी नारायण के अलावा कोई और नहीं जानता था, लेकिन बिशेन ने बिना सोचे उन सभी सवालों के सही सही जवाब दिए, जैसे कि वो ना जाने कितने समय से सब जानता हो। सहाय ने इन सभी बातों को नोट करके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और अपनी रिसर्च को साथ लेकर अपने घर लौट गए और ये इन्वेस्टिगेशन यही रुक गई। कई सालों बाद रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट इयान स्टीवेंसन ने इस केस को दोबारा खोला और इस बारे में जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि बिशेन के पास क्या कोई भी तरीका था जिससे वो लक्ष्मी नारायण के बारे में जान सकता था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद सहाय की राइटिंग्स की हेल्प लेकर इयान स्टीवेंसन इस केस में आगे बढ़ने लगे।
लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण एक अमीर किसान हर नारायण का इकलौता बेटा था। अपने पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और उनके पैसों पर ऐश करने लगा। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, खूबसूरत लड़कियां और अलग अलग तरह के नशे। लक्ष्मी नारायण ने कभी वाह, शादी भी लक्ष्मी नहीं नारायण। की, लेकिन उसे अपने गांव में रहने वाली एक वैश्या से बहुत गहरा लगाव था। लक्ष्मी नारायण पद्मा नाम की इस वैश्या के पीछे पूरी तरह पागल था, ओह। इतना ज्यादा कि एक बार इसी जुनून में उसने एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। हुआ यूं था कि एक बार लक्ष्मी नारायण ने एक आदमी को पद्मा के घर से निकलते हुए देखा। ये देखते ही उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बिना कुछ सोचे अपने नौकर की बंदूक छीनकर उस आदमी को गोली मार दी। पुलिस कई दिनों तक उसके पीछे रही, लेकिन वो अपने पैसों के दम पर कानून के हाथों से भी बच निकला। इस घटना के बाद लक्ष्मी नारायण पीलीभीत छोड़कर शाहजहांपुर चला गया। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 5 महीनों तक कई बीमारियों से जूझने के बाद 15 दिसंबर 1918 को केवल 32 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण की मौत हो गई। ओके। लक्ष्मी नारायण के गम जीवन की में वजह से, I think। पद्मा की बहुत ही खास जगह थी। वो पद्मा ही थी जिसके कारण लक्ष्मी ने अपनी पूरी जिंदगी शादी ही नहीं की और उसे अपनी रखेल बनाकर उसके साथ ही रहता रहा। इन सभी बातों का असर भीषण के जीवन में भी देखा गया। केवल 5 साल की उम्र में भीषण ने अपने पिता से कहा कि वो भी एक रखेल रखे। उससे मिलकर और उसके साथ समय बिताकर उन्हें बहुत मजा आएगा। लक्ष्मी नारायण की तरह ही भीषण को भी पद्मा से बहुत लगाव था। बचपन में पद्मा कई बार भीषण से मिलने आया करती थी और वो एक पल में उसे पहचान कर उसकी गोद में जाकर बैठ जाता था और फिर कई घंटों तक उससे बातें करता रहता था। सिर्फ यही नहीं, भीषण को पद्मा के घर से निकले उस आदमी के मर्डर की भी एक एक डिटेल याद थी। और तो और वो बहुत ही गर्व से इस बात का ऐलान करता था कि किस तरह से पद्मा को पाने के लिए उसने एक आदमी की जान ले ली थी। जब भीषण 23 साल का हुआ तो उसने अपने ऑफिस में पद्मा को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात से वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि पद्मा को सामने देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम भीषण चंद पुरानी यादों को ताज़ा करने का इरादा लेकर पद्मा के घर पहुंचा, लेकिन पद्मा का जवाब वैसा नहीं था जैसा वो चाहता था। पद्मा ने भीषण को कहा कि वो उसकी माँ की उम्र की है और इसलिए भलाई इसी में है कि वो वहां से चला जाए। भीषण चंद इस सब से बहुत दुखी हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया। इस घटना के बाद भीषण और पद्मा कभी नहीं मिले। लगभग 2 साल बाद भीषण ने शादी कर ली और पद्मा का चैप्टर फाइनली खत्म हो गया। स्टीवेंसन के अनुसार भीषण चंद के 46 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। आखिर में इन सभी स्टेटमेंट्स में से इयान स्टीवेंसन ने भीषण चंद के 22 स्टेटमेंट्स का कनेक्शन लक्ष्मी नारायण की लाइफ में ढूंढ लिया। इन सभी में एक खास बात थी, लक्ष्मी नारायण के घर में छुपा खजाना। सालों पहले लक्ष्मी के पिता हर नारायण ने अपनी मृत्यु से पहले घर के किसी कमरे में कुछ सोने के सिक्के छुपाए थे, जिसके बारे में हर नारायण के अलावा सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही पता था। भीषण ने उस कमरे का भी पता लगाया। हालांकि वो खजाने की एग्जैक्ट जगह नहीं बता पाया, लेकिन कहते हैं कि खुदाई के बाद इसी कमरे में से सोने के सिक्कों का एक ढेर निकला था। भीषण की कई हरकतों में लक्ष्मी नारायण का इन्फ्लुएंस आता था, जो कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल ही उल्टा होता था। भीषण कई बार अपने पिता को अपनी गरीबी के लिए दोष देता था, पैसे मांगते हुए रोता था, अपने कपड़े फाड़ लेता था, यहाँ तक कि एक बार तो उसने ये कह दिया था कि यहाँ पर पकाया गया खाना तो मेरा नौकर भी नहीं खाता था। सिर्फ यही नहीं, लक्ष्मी नारायण की कई बुरी आदतें भी भीषण के जीवन में उतरने लगी थी, जैसे शराब पीना, घर वालों से चुप कर नॉनवेज खाना, चीखना चिल्लाना, गुस्सा करना। हालांकि उसकी ये पिछली जन्म की यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस अभी तक खत्म नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब कि जो लक्ष्मी नारायण से जुड़ी बुरी तो आदतों और मेमोरीज का असर भीषण के दिमाग पर इतना गहरा था कि इसके कारण उसके अंदर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसका ये मानना था कि उसके इस जन्म की हर एक परेशानी और स्ट्रगल उसके पिछले जन्म के कर्मों की सजा थी।
खास करके उस आदमी की हत्या। बड़े होकर भीषण ने उन सभी ट्रेड्स को कंट्रोल किया जो कि लक्ष्मी नारायण के डाउनफॉल का कारण बना था, और बिना किसी चमक धमक के और साधारण तरीके से अपनी जिंदगी बिता दी। आज के समय में भीषण चंद कपूर के केस की बहुत सी जगहों पर चर्चाएं होती है, लेकिन ये किसी एक इंसान या कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं है। भगवत गीता जैसे कई हिंदू पुराणों में भी रीइंकार्नेशन के बारे में बात की गई है। गरुड़ पुराण के 4 अध्याय में विष्णु जी गरुड़ देव को बताते हैं कि जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार एक आत्मा अपना शरीर बदलती है और इस संसार में कई जन्म लेती है। ये आत्मा अपने साथ हर जन्म के इम्प्रेशंस को लेकर चलती है। सिर्फ यही नहीं, साइंस में भी रीइंकार्नेशन से रिलेटेड कुछ स्टडीज में ये सब कुछ प्रूव हुआ है। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा शरीर एकदम अलग अलग एंटिटीज है, और इसलिए मरने के बाद भी हमारा कॉन्शियस जिंदा रहता है, जो कि एक नए ब्रेन से अटैच होकर हमारी पिछली लाइफ की मेमोरीज को वापस ला सकता है। इन सभी थियोरीज के बाद भी आज कई सारे लोग रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में नहीं मानते, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ये सच है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ओके जी, बड़ा ही खतरनाक सा स्टोरी था यार ये। इंडियंस में या हिंदू धर्म में आई थिंक ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा मानने वाला कॉन्सेप्ट है कि रीबॉर्न जो सा ना बंदा हो सकता है, उसकी आत्मा जो सी है या रूह जो सी है एक जिस्म से निकल के किसी दूसरे जिस्म के अंदर जो सी है ना वो पनाह ले लेती है, और वहाँ से दोबारा एक नई जो सी है ना जनरेशन या नया बंदा उसी पुरानी रूह के साथ पैदा होता है। वो एक बंदे ने जो मतलब रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, तो उसने एक कनेक्शन ढूंढा एक पिछले वाले विष्णु नारायण के साथ, तो उसका इसके साथ काफ़ी सिमिलरिटीज थी। बहुत सारी इस तरह की बातें जो मतलब छोटा सा बच्चा है लेकिन वो जानता है, और वो ऐसा था बंदा था जो पहले कर कुर के मतलब के बंदा निकल गया था, मर खप गया था, तो उसके कर्मों की सजा जो सी है उसके किए हुए काम जो से उसको भुगतने पड़ रहे थे, और वो मेंटली तौर पे कई ऐसी बातें और कई ऐसी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह सोच रहा था जिस तरह वो पहले वाला इंसान सोचता था, जिसने वो एक बंदे का कत्ल भी कर दिया था, और वो मतलब सब कुछ उसको ऐसे याद था कि मतलब कि जैसे वो उसी ने ही किया। लेकिन बंदा कॉन्शियस हो जाता है उसके उस मामले में कि मतलब कि पहले मैंने अगर ये गलतियां की थी, अब मुझे ये गलतियां नहीं करनी। तो ये बड़ी ही मतलब अनबिलीवेबल सी लगती है चीज़ कि मतलब कि कोई एक बंदा जिसकी पहले डेथ हो गई हो और उसके बाद वो रीबॉर्न हुआ हो, और उसके बाद फिर वो उस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हो। अनबिलीवेबल। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।